नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, असल परिवर्तन। बंगाल के हुगली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में यह नारा दिया। हुगली की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मां माटी मानुष की बात करने वाले आज बंगाल के विकास के सामने ही दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो टोलाबाजी खत्म होगी, कट मनी कल्चर खत्म होगा, सिंडिकेट खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 1 महीने में तीसरी बार बंगाल पहुंचे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ममता सरकार पर निशाने साधे हैं, उसने राज्य के चुनावी माहौल को गरमा दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी में बड़ी सेंध लगाते हुए 42 में से 18 सीटें जीत ली थी। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी बंगाल बीजेपी के कैंपेन की अगुवाई खुद कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी भी बीजेपी को जवाब देने के लिए लगातार आक्रामक है। आज हुगली के जिस मैदान में पीएम मोदी ने रैली की है, 24 फरवरी को उसी मैदान में ममता बनर्जी की रैली होगी। तो दंगल में आज की बहस का मुद्दा है, क्या असल परिवर्तन का जो नारा पीएम मोदी ने दिया वो काम करेगा? क्या मोदी है तो बीजेपी के लिए बंगाल मुमकिन है? बताएंगे आपको आज बहस में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले जरा देखिए पीएम मोदी ने किस तरीके से ममता सरकार पर एक के बाद एक हमले बोले। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया, उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है, और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है
जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। कोई उसे डरा नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शाकिर अली हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जानकार हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले शाकिर अली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें आपने सुनी होंगी और कुछ बड़े पॉइंट्स हमने अभी सुनवाए। टीएमसी की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की इस रैली पर। कोलकाता का एक प्रकार रोहित भाई, ऐसा है कि लेकिन बहुत जहां प्रधानमंत्री जिस जिले में आए थे, हुगली जिला, वो हुगली जिला से ही मैं रहने वाला हूँ। शुरू होने आश्चर्य की बात है कि उन्होंने जो भी बात कहा, हमको लगता है कि हुगली के मिट्टी से वो नावाकिफ थे। उन्होंने कहा कि पानी का समस्या, हमारे पूरे बंगाल में पानी का समस्या है ही नहीं। दूसरी बात कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि रेलवे का जो आज हमने मेट्रो का उद्घाटन किया है, वो यहाँ के लोगों के लिए सुविधा मिल गया। लेकिन आपको याद करना चाहिए कि ये नवापाड़ा नॉर्थ 24 परगना से शुरू होता है और नॉर्थ 24 परगना में दक्षिणेश्वर में जाके खत्म होता है। तो ये जो है मेट्रो प्रोजेक्ट से हुगली वाले को कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन ये भी प्रोजेक्ट, यही प्रोजेक्ट कहेंगे कि किसी न किसी को तो फायदा जरूर पहुंच रहा है। लेकिन ये फायदा पहुंचाने के पीछे यूपीए 2 गवर्नमेंट में जब ममता बनर्जी थी तो उन्होंने रेल मंत्री के हिसाब से रेल मिनिस्टर के बजट में उन्होंने इस नवापाड़ा से दक्षिणेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट का उन्होंने बजट में पास कराया था और उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने किए। लेकिन ये जो जनता की परेशानी है, ये परेशानियों को जब यूपीए 2 में ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उस वक्त उन्होंने सोचा कि नहीं, ये मेट्रो रेल होना जरूरी है, जिसका आज जो है उद्घाटन हुआ। तो आप बताइए, यूपीए 2 में प्रधानमंत्री तो एक राज्य के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनको बंगाल के बारे में क्या पता? उनको बंगाल के बारे में क्या पता? आज वो बोलते हैं कट, जहां भी कोई भी प्रोग्राम या पर्पल पार्टी है सेंट्रल का, कट मनी की बात बोलते हैं। अरे उन्होंने तो सिर्फ 2 पूरे हिंदुस्तान को कट करने के लिए 2 गुजरातियों को रखा है ताकि पूरे हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट से कट किया जाए और पूरे हिंदुस्तान को प्रोजेक्ट को बेचा जाए। तो ये जो इनके पास में जो 2 कट मनी के मसीहा है, उनके बारे में प्रधानमंत्री अगर बोलते तो बहुत अच्छा होता। हम जानते हैं कि बंगाल में इनका नजर हावड़ा ब्रिज पर है, हल्दिया पोर्ट को लोग बेचने वाले हैं, विक्टोरिया मेमोरियल को बेचेंगे और न जाने बंगाल के कितने ऐतिहासिक जगह है उनको ये लोग बेच देंगे। तो ये जो आपको है सीधी सी बात है कि आज जो भी बात प्रधानमंत्री हुगली जिला में कहे हैं, उनको हुगली जिला के से कोई वास्ते वाली बात नहीं है। आलू की बात उन्होंने की है, आलू का मार्केटिंग हम लोग का अच्छा है, यहाँ पे किसान खुश है। कभी आपने कभी नहीं देखा होगा आलू के आंदोलन में। आपने जूट का बात कहा, जूट की बात करके पहले जूट के जमाने में लोगों को बिहार यूपी से पकड़ के मालिक लेके आते थे काम दिलवाने के लिए, लेकिन आज ऐसा माहौल नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ कि वो बताएं कि आज कितने भारतीय विदेशों में, आप एशिया और अफ्रीका और यूरोप के कंट्री में कितने भारतीय काम करने के लिए भारत से चले गए, उनका जिम्मेदार कौन है? सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं हुगली में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी भी झमाझम आता है, आलू की समस्या भी नहीं है और यहाँ के आदमी तो बाहर भी नहीं जाते।
प्रधानमंत्री जो कुछ बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, ऐसा उनका कहना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से अपना व्यापक विचार रखते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा पानी झमाझम आता है, बिल्कुल भारत का जो पूर्वी हिस्सा है जिसमें बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्य आते हैं, वहां काफी पानी गिरता है, नदियों के पाट चौड़े हैं, कई बार बाढ़ की समस्या भी रहती है। तो क्या इस सिचुएशन में से एक नया रास्ता निकाला जा सकता था? तो याद करिए, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी हमारे जमाने में शुरू हुई और हावड़ा से लेके और वाराणसी तक इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो रेल और रोड के मुकाबले लगभग 1/10 कॉस्ट आती है। इसी प्रकार से अभी आप देखा प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि 100वीं किसान रेल कोलकाता से महाराष्ट्र के लिए शुरू हुई। यहां से इससे क्या होगा कि यहां के किसानों को महाराष्ट्र, पुणे के जो बाजार हैं वहां सीधे अपना उत्पाद पहुंचाने का मौका मिलेगा, फल, सब्जी, मछली और जो कुछ भी किसी भी प्रकार के कृषि उत्पाद। सिर्फ यह कहने का तात्पर्य है कि भाई, एक जमाने में हम जब सुनते थे बचपन में कि कोलकाता जो है, किताबों में मैंने पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर था और कहा जाता 47 में तो 30% से ज्यादा इंडस्ट्रीज कोलकाता में थी। आज क्या हो गया वहां पर? आज मुंबई और चेन्नई तो छोड़िए, दिल्ली तो छोड़िए, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु सबसे पीछे चला गया। उसके बाद आप कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत झमाझम है। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि एक, और ये बात मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, वो ब्रिटिश राज जिसमें सूरज नहीं डूबता था, उसमें लंदन के बाद सबसे बड़ा शहर, सबसे इंपॉर्टेंट शहर, सबसे प्रॉस्परस शहर कोलकाता होता था और आजादी के बाद भी मैंने बोला 30% था। आज कहां पहुंच गया? इसके बाद आपको लगता कुछ नहीं हुआ। और वो तो एक अलग बात है कि बंगाल की महान संस्कृति जो कि अनेक प्रकार की कलात्मक रचनाओं के लिए जानी जाती थी, वो आज इस प्रकार के होने वाले राजनीतिक हिंसाओं के लिए जाने लगी। उसके बाद भी लगता आपको कुछ नहीं हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं, विकास और बंगाल की संस्कृति दोनों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य उसी की एक अभिव्यक्ति। एक महीने में 3 बार पीएम मोदी होके आ गए कलकत्ता, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कार्यक्रमों में, और वहां से उनके तेवर, उनके हमले सीधे तृणमूल कांग्रेस पर और ममता बनर्जी पर जो रहे, उसको लेके सीधा सवाल मेरा यह है कि क्या आपको बंगाल में उम्मीद दिख रही है इसलिए प्रधानमंत्री को इतना भेज रहे हैं, या प्रधानमंत्री को इतना भेज रहे हैं इसलिए बंगाल में उम्मीद हो रही है आपको? मैं बताता हूं आप, बंगाल में उम्मीद किस बात की दिख रही है? बंगाल वह उर्वरा भूमि है जिसने कि देश में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के मानव संसाधन दिए, यानी एक से एक योग्य प्रतिभावान लोग दिए। वो टैलेंट निकलना क्यों बंद हो गया? भाई साहब, जिस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी की बात, जगदीश चंद्र बसु को मिलना चाहिए था इसका श्रेय। अब मिल गया एडिसन को, वो एक अलग बात है, चूंकि हम उस समय गुलाम थे। और आप देख लीजिए, गॉड पार्टिकल में का जो नाम हिग्स बोसॉन है, उसमें बोस नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे है। मैंने सिर्फ उदाहरण दिया। रविंद्र संगीत से लेके जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इतनी प्रतिभाएं, मैं तो कह रहा हूं हिंदी सिनेमा में देख लीजिए, सबसे ज्यादा योगदान बंगालियों का था। आज अचानक सब कुछ कहां लुप्त हो गया? वो सारी प्रतिभाएं कहां चली गई? उम्मीद यहां पे है कि वो भारत जब 21वीं सदी में मोदी जी के नेतृत्व में महान बनने के लिए उभर रहा है, तो बंगाल की कलात्मकता, सृजनात्मकता उसमें अग्रणी भूमिका में होनी चाहिए थी। ठीक है, पर बंगाल तो कहीं बहुत पीछे छूट गया। यह संभावना है। राजनीति तो बहुत छोटी चीज है मान्यवर। ठीक है, अभय जी, वो लोग तो कम से कम प्रचार कर रहे हैं, आप लोग कहां हैं बंगाल में? रोहित सरदाना जी, असम में, बंगाल में, केरला में, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से चुनाव लड़ रही और है। मैं तो उम्मीद कर रहा था सुधांशु त्रिवेदी जी बंगाल का जिक्र करेंगे, तो न प्रधानमंत्री जी न सुधांशु जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को भूल ही गए बिल्कुल। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो इतिहास पुरुष के रूप में आप ओन करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दल के नेताओं का उल्लेख भी नहीं करते। अभी प्रधानमंत्री जी असम होकर आए, इसके पहले जल जीवन मिशन, उन्होंने कहा कि हमने जल जीवन मिशन से क्रांति ला दी। 3,60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। क्या हाल किया जानते हैं? 63 लाख परिवार असम में, कितनों को पानी पहुंचाया? सिर्फ 40 करोड़ रुपए दिए, वहां 523 का झांसा दिया और 40 करोड़ रुपए दिए। यही हाल वेस्ट बंगाल का है। 0.6% टोटल अनाउंसमेंट का लोकेशन। आपने असम में गए प्रधानमंत्री जी,
2014 में। वहां उन्होंने कहा कि जो द्वीप से असम को जोड़ने के लिए मैं घोषणा करता हूं, आप वहां के मुख्यमंत्री को वोट दीजिए, मैं उसको तैयार कर दूंगा। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले जब गए तब वहां पर भूमि पूजन किया। चाय बागान के चाय जनजाति के लोगों से क्या प्रॉमिस किया था आपने? 351 रुपए देंगे, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे, सभी को घर मिलेगा। अभी जिस दिन प्रधानमंत्री जी गए थे उस दिन जनजाति समूह के लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कामाख्या का रेलवे स्टेशन हम रिनोवेट कर देंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना देंगे। अभी डीपीआर भी तैयार नहीं हुई। अभी आपने कहा ब्रह्मपुत्र के किनारे पूरा रोड नेटवर्क खड़ा कर देंगे, नितिन गडकरी साहब अनाउंस करके आए। क्या हाल है? अभी लोकसभा में बताया कि उसका कोई प्रस्ताव भी है ही नहीं मंत्रालय के पास। भूल गए बिहार? जब चुनाव आता है तब अनाउंसमेंट याद आते हैं आपको। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज, क्या हुआ? आप उसका कोई व्हाइट पेपर देने को तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर का क्या हुआ? कोई व्हाइट पेपर देने को तैयार नहीं। मुझे ये बात बताइए, अगर ये दुर्गति है ना, इनके राज में, पश्चिम बंगाल, मेरा सवाल सर ये है, इनके राज्य में अगर ये स्थिति है तो आपके तो अपने जो हाथ में राज्य है वो भी निकले जा रहे हैं। आज पुडुचेरी की सरकार भी चली गई आपकी, जबकि आपको तो लाभ मिलना चाहिए था इस परिस्थिति का। देखिए, ये समर्थन मूल्य किसानों को नहीं देना चाहते हैं और विधायकों को समर्थन मूल्य से कहीं अधिक कीमत में रिटेल काउंटर खोल लिए साहब। तो बिक जाते हैं आपके विधायक, ऐसे लोग रखे हैं आपने पार्टी में। उपहास, हाँ, ऐसे लोग नहीं। मैं तो उन विधायकों को भी कहता हूं जो बिक रहे हैं, जो प्रजातंत्र को बेच रहे हैं, किसी राजनीतिक दल के हो। इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली कोई बात होती है? किसी राजनीतिक दल के लिए आप कह रहे होते हैं अभय जी तो अलग बात थी। आप अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि हमारे विधायक बिकाऊ हैं, बिक जाते हैं जब तब। बड़ी अजीब बात है। जो बिके क्या कहे बताइए ना। ईमान, अरे नहीं, आप देखिए, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। क्या नारा दिया था? कहां है वो मुकुल और कहां गई सीबीआई? अब कोई नाम नहीं लेता। हेमंतो बिस्वा शर्मा 14 रेड डाली शारदा स्कैम में, बोले 20 लाख रुपए महीना आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो सारे पाप धुल गए उनके। अब वो पूजनीय हो गए दोनों लोग। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और आपके विधायक डर के भाग रहे हैं आपको छोड़ के या बिक जा रहे हैं? क्योंकि आपने पहले कहा कि रिटेल काउंटर खुला है, ये खरीद लेते हैं हमारे विधायकों को। और मेरा सवाल यह था, ऐसे लोगों को आप रखते हैं, ऐसे लोगों को टिकटें देते हैं आप जो बिक जाते हैं जीतने के बाद? देखिए रोहित सरदाना जी, सिर पर नहीं लिखा होता है, जनता ने चुना है। एक दिन पहले तक स्टेटमेंट देते हैं जो विधायक कि साहब ये प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हमें, और उसके बाद 35-40 करोड़ रुपए में बिक जाते, क्या कीजिएगा? 5 होते होंगे ना। आपके एमपी वाले बिक जाते हैं, राजस्थान वालों की बिकने की नौबत आ जाती है। हालांकि बाद में मालूम पड़ता है शायद कि वापस आपने उनसे ज्यादा पैसा दे दिया, वरना आपके पास क्यों टिकते। और फिर पुडुचेरी वाले बिक जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे वेस्ट बंगाल में? सारे राजनीतिक दलों के प्रतिपक्षी और सारे राज्यों में एक जैसा व्यवहार है। जहां नहीं जी, मुझे एक बड़ी उपलब्धि बता दीजिए, इनकी 2014 के बाद सरकार बनी, कौन से राज्य में इन्होंने बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई? सारी खरीद फरोख्त करके। जहां बहुमत नहीं था, गोवा से लेकर मणिपुर तक, वहां पर दबाव बनाकर इन्होंने सत्ता हथिया ली। अब मैं इनसे आखिरी सवाल पूछता हूं, मुझे एक आखिरी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। पिछले चुनाव में असम हो या वेस्ट बंगाल, खूब आपने सांप्रदायिक उन्माद फैलाया, सीएए, एनआरसी। क्या हुआ साहब? 1 जनवरी 2020 को वो कानून आ गया, दिसंबर में ही नोटिफाई हो गया था। कितनी नागरिकता दी रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को, धार्मिक रूप से प्रताड़ित कितने लोगों को? 600 परिवार तो वापिस पाकिस्तान लौट गए, 15,000 परिवार जाने वाले हैं। आईबी ने रिपोर्ट दी थी कि कम से कम 31,000 परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर 14 के पहले ये कहा था। सुनिए, लेकिन इससे इतर आपकी भी जवाबदेही है सर कि जब सीएए का कानून आता है तो आप ही लोग विरोध में खड़े होते हैं और फिर आप ही को यह भी बुरा लगता है कि कई परिवारों को वापस जाना पड़ गया। नहीं सर, दूसरी बात सर, आपकी सरकार में जो चीजें हुई हैं शरणार्थियों के नाम पर और घुसपैठियों को किस तरीके से जस्टिफाई किया गया है वोट पाने के लिए, वो सर वो भी उसका खामियाजा आपने खुद भुगता है। उसका खामियाजा आपने खुद भुगता है। आपने सुधांशु से सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं, फिर संगीत रागी के पास जाता हूं। मुझे आपके सवाल का जवाब देना सुधांशु जी पहले। आइडेंटिफाई किया आपने, देखिए रोहित जी, आज फिर वही राग अलाप। रोहित जी, आप ही खड़े हुए थे ना विरोध में कि इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे आप ही खड़े हुए थे ना, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको डिटेंशन सेंटर में मत भेज देना। देश को बांट कर अपना हिस्सा। अबे जी, आपने कहा था ना इनमें से एक भी डिटेंशन सेंटर में नहीं जाना चाहिए, कहा था। आज नहीं गया तो कह रहे कि क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं निकाला?
आप हैं किस तरफ ये तो तय नहीं कर पा रहे आप अभी तक। नहीं, गलत बात। देखिए, हम आज पहले भी विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है, हम करिए, उसके साथ लेकिन खड़े हैं। देश के बाहर से अगर कोई आ रहा है ऐसा जिसके पास कागज नहीं है, इनका जो तो इरादा, आप इनकी उसको बचाने बदनीयत के लिए थी। दूसरों को ये बरगला देंगे कि तुम्हारे कागज मांग के तुमको निकाल देंगे और फिर चुनाव में खामियाजा साहब, उठाएंगे मुझे उसका, बता- तो आप क्या कहेंगे कि वो हुआ? सांप्रदायिक उन्माद था। बहरहाल आपकी बात का जवाब रोहित सुधांशु जी सरदाना देंगे, जी, वो देना चाहते हैं जवाब आप आपकी सुनिए, बात का। 1 साल हो गए, रूल्स भी नहीं बनाए, रूल्स अभय भी जी, इन्होंने अब देखिए, फ्रेम मैं नहीं आपकी किया। बात का जवाब देता हूं। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। अब आपका वक्तव्य काफी लंबा हो गया, जो अब हम बोल रहे हैं। नागरिकता पुराने, एक सेकंड, जो नागरिकता 1955 हाँ, के मैं कानून अभय से जी दी जा रही संक्षिप्त थी, में वो आपकी भी सारी 1 साल बातों से की जवाब दे देता हूं। स्थगित पड़ी है। ठीक है भाई जी, अब जवाब सुन लीजिए, फिर शाकिर साहब और संगीत रागी बोलेंगे। अच्छा, बोलिए। अब मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात इन्होंने कही इनके विधायकों की खरीद फरोख्त की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इसी पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो पिछली बार आपके विधायक जीत के आए, शायद 23 या 24, यह माना जाता है जिस पार्टी के टिकट पे जीत के आते हैं उससे वो प्रतिबद्ध रहते हैं, पर पहली बार आपके जीते हुए पश्चिम बंगाल के विधायकों से एक शपथ पत्र भी भरवाया गया कि वो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे, सेपरेट सबसे। क्यों आवश्यकता पड़ी इस बात की? यह आपके लिए विचार करने का विषय है कि आपको निर्वाचित विधायक जो आपके सिंबल में जीत के आए इसी पश्चिम बंगाल में, आपने यह उदाहरण दिया। दूसरा, आपके मुंह से अभी किसान आंदोलन निकल गया, तो बाकी सारी स्टैटिस्टिक्स अपनी जगह। आप तो वो महान आंदोलन करता थे किसानों वाले जिन्होंने 2 हफ्ते के अंदर 2 करोड़ किसानों के तथाकथित रूप से सिग्नेचर प्रस्तुत कर दिए थे, और जिस दिन 3 घंटे का चक्का जाम हुआ, 3 राज्यों में 2 लाख लोग सड़क पर नहीं ला पाए। इसी पश्चिम बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का परिवर्तन यात्रा बाकायदा हुजूम के साथ चलता रहा। इस पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं दिखा चक्का जाम, और ये कह रहे पूरे किसान जो है वो पूरी तरीके से उद्वेलित थे। अब मैं फिर दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी आपने सीए एनआरसी की बात कही, स्वर्गीय तरुण गोगोई का अक्टूबर 2014 का ट्वीट है, एनआरसी इज माई ब्रेन चाइल्ड, और आप एनआरसी के खिलाफ हैं। सीए के लिए आपकी पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है 2012 अप्रैल में कांग्रेस की असम इकाई ने, और उसने साफ साफ लिखा है हिंदू, बौद्ध, ईसाई, केवल ये 3 नाम लिखे, इनको देना है। अब खैर वो छोड़िए, आप लोग कितने सीरियस हैं बंगाल और असम को लेकर। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, यहां पर बांग्लादेश से सीमा का निर्धारण ही नहीं हुआ 40 साल तक। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में, कैसे घुसपैठ रोकेंगे आप? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आके हमने फाइनलाइज कराया, अब यहां पर डिमार्केशन हो रहा है, बाढ़ लग जाएगी कुछ ही समय में पाकिस्तान की तरह, तो घुसपैठ संभव नहीं हो पाएगी। समझ में नहीं आया 1971 से लेके और 2014 तक 43 साल में लैंड बाउंड्री डिटरमाइन नहीं हो पाई, और उसके बाद कहते हैं साहब हम तो बहुत अनंत में। एक ही बात कहता हूं, 73 साल हो गए स्वतंत्रता मिले, 74वां साल है, पश्चिम बंगाल में एक दिन भी भाजपा सरकार नहीं रही है, एक दिन भी। या तो आप रहे हैं, या कम्युनिस्ट रहे, या तृणमूल रहे। उसके बाद बंगाल यहां से यहां कैसे पहुंचा है, इसकी जवाबदेही किसकी है मान्यवर? आप स्वयं उत्तर दीजिए। ओके, उसके पहले संगीत रोहित जी, अबे जी थोड़ा सा काफी देर आपने बात की है। संगीत रागी एक भी कमेंट नहीं दे पाए अभी तक, एक उनका कमेंट ले लें, फिर अभय जी आप और शाकिर अली बोलिएगा। संगीत रागी बोलिए, ये सीएए के नाम पर जीता जाएगा चुनाव, धार्मिक उन्माद पर जीता जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जीता जाएगा, या जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि इतने साल में एक बार भी बीजेपी नहीं रही, तब बंगाल की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? देखिए, सुधांशु जी ने करीब करीब सारी बातें उठा दी। कोई चुनाव में एक मुद्दा ऐसा नहीं होता है, लेकिन इससे कौन भूल सकता है कि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो घोष है वो बंगाल की भूमि से निकला, बंकिम से निकला, अरविंदो घोष से निकला, स्वामी विवेकानंद से निकला। और वहाँ पर आज क्या स्थिति है, हम लोग वसीर हाट देख रहे हैं, मालदा देख रहे हैं, सरस्वती पूजा का विसर्जन नहीं हो पाता है, उसकी तरफ भी टकटकी लगाना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में क्या ये चुनाव का मुद्दा नहीं होगा? दूसरा, एक समय था जब पश्चिम बंगाल जो है वो, जैसा कि सुधांशु जी ने भी याद दिलाया, जब प्रेमचंद के इतिहास उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो कहा सैया गए परदेश, ठुमरी गाई जाती थी, कहानियां लिखी जाती थी, तो वो इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। आज जाकर के बंगाल की स्थिति देख लीजिए। तीसरी बात जो है वो कट मनी का कल्चर, इसके बाद के बारे में राजनीतिक संस्कृति में हिंसा की बात, ये सारे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी ने करप्शन की तरफ इशारा किया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ इशारा किया है, और ये दोनों मुद्दे, और साथ साथ वहां पर एक डेवलपमेंट के लिए एक नए सोच की जरूरत है पश्चिम बंगाल में। इन तीनों बातों पर एक बात छोटी सी कह के अपनी बात को रोकूंगा कि IMDT एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट में आया था,
तो इन्हीं बांग्लादेशियों के लिए आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस पार्टी ने आईएमडीटी एक्ट इसलिए लाया है ताकि बांग्लादेशियों को यहीं पर बसाया जाए, न कि उनको बाहर किया जाए। ठीक है। आप ही के एक नेता कहते थे कि हम आसाम में अली और कुली के सहारे सत्ता में रहते हैं। तो जो आपने अपराध किया है, देश के साथ अपराध किया है अभय जी, उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि आपने सत्ता में बने रहने के लिए आप जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, राष्ट्रीय सोच है, उसको भी आपने गवा दिया है। ठीक है। सीए पर ओके संगीत जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो सवाल आपने उठाए अभय दुबे जवाब देना चाहते हैं और शाकिर अली के पास भी चलेंगे। छोटा सा ब्रेक, दंगल जारी। आप देख रहे हैं आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। सवाल यह कि मोदी है तो क्या बंगाल मुमकिन है? सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, बीजेपी से शाकिर अली, तृणमूल कांग्रेस से अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी से, और संगीत रागी दिल्ली नरसिंह पढ़ाते हैं, आरएसएस के जानकार हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शाकिर अली, आपके लोग भी बिक रहे हैं क्या, जो एक के बाद एक जा रहे हैं टीएमसी से? वहां भी सेल लगी है क्या? नहीं, ऐसी देखिए, जिनको टिकट नहीं मिलने वाला था, प्रशांत जी का रिपोर्ट बताया था, वो बहुत सारे लोग जो उसमें ऐसे भी हैं जो उनको टिकट नहीं मिलने वाला था, वो लोग चले गए। और भी हो सकता है और दो चार जाए, ऐसा भी उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब वो बंगाल में मुद्दा नहीं रहा। बंगाल का इनकी हर स्कीम जो है, हर मुद्दा फेल होते जा रहा है। पहले इन्होंने सोचा कि पार्टी के कुछ लोगों को इस तरह से ले ले, जैसे जो भी चिट फंड में हो या जो भी करप्शन में जुड़े हुए हैं उनको इन्होंने ले लिया, उनको डरा के ले लिया। खैर कोई बात नहीं, और कुछ लोग अपने मर्जी से गए, छोड़िए, उस पर नहीं आना चाहते। लेकिन उसके बाद जो भी इनकी जो सोच थी, वो सोच जब पूरी तरह से हर जगह से वो सोच रहे कि बंगाल हमारे हाथ में नहीं आने वाला है, तो उन्होंने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये सब का जो है अब अटैक करने वाले हैं बंगाल पर, जो आपको आज के दिन देखने को मिला होगा और दूसरा कल भी देखने को मिला होगा। आप जरा सोचिए कि 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें शारदा नारदा, 2016 का चुनाव हुआ उसमें शारदा नारदा, 2019 का चुनाव हुआ था शारदा नारदा, और अब 2021 का चुनाव उसमें सीबीआई, ईडी। तो ये जो है, ये मशीनरी जो है हर चुनाव में बंगाल में लगा है, और इसका सीधा फायदा जो है ममता बनर्जी को मिला है, क्योंकि बंगाल की जनता जानती है कि यहाँ जो सीबीआई और ईडी और ये जो भी मशीनरी इस्तेमाल होती है, वो चुनाव में डराने और धमकाने के लिए। तो आप इस बात से खुश हैं कि सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, उसका फायदा मिल जाएगा ममता बनर्जी को? एक मिनट खत्म। देखिए, आप बताइए कि जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी को 24 साल की लड़की है, उसको 2 बजे सम्मन मिलता है और बोलता है कि 3 बजे हम पूछताछ करेंगे। ऐसे कोई भी कानूनी इख्तियार है क्या कि किसी को 2 बजे नोटिस दे और 3 बजे बोले? जिसके पास 8 महीना का एक बच्चा है, उसको इस तरह से हेकल किया जाए कि 2 बजे नोटिस देके बोले कि 3 बजे आपसे हमको पूछताछ करना है। क्या उनके लिए इतने ही समय था? इतनी जल्दीबाजी थी? क्या वो भागने वाली थी या क्या भाग जाएगी बंगाल छोड़ के? भागने वाले नहीं है बंगाल छोड़ के। लेकिन आप इतना 1 घंटे के समय में एक लड़की से आप पूछताछ करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, उनको 1 घंटा का मोहलत देंगे? ठीक है। क्या ये बदला? और ये सिर्फ बदला और बदला के साथ हो रहा है। सुधांशु जी, जब पीएम मोदी को उतार दिया तो फिर ये सीबीआई, ईडी को क्यों उतार रहे हैं साथ में? ये सवाल है टीएमसी का। बोलिए, जवाब दीजिए, फिर अभय जी के पास आ रहा हूं। देखिए, अभी जो शाकिर अली जी ने बोला उसमें स्वयं में अपने आप में कई अंतर विरोध हैं। पहले कहने लगे जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व थे उनको लेकर जब काम नहीं बना, तो भाई पहले स्पष्ट कर दें कि तृणमूल कांग्रेस क्या शारदा नारदा स्कैम को स्कैम मानती है कि नहीं? वो तो कहते हैं स्कैम ही नहीं था। जब स्कैम ही नहीं था तो वो लोग आपके हिसाब से भ्रष्ट कैसे हो गए? या फिर आप उनको भ्रष्ट कह रहे हैं तो मान लीजिए कि स्कैम था। ये दोनों बातें अपनी सुविधा के अनुसार नहीं चलेंगी। ये कहते हैं अंतर विरोध की बात करना। दूसरी बात आपने कही, जहां तक सीबीआई की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी केवल 2 साल पहले 2G केस में सीबीआई कोर्ट से राहत मिल गई थी, वो सत्य की विजय थी। सीबीआई केवल बातचीत करने के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर को केवल बातचीत करने के लिए, यानी कुछ पूछताछ करने के लिए आए, तो देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री धरने में बैठ गई। ऐसा कभी होता है? चलिए, गिरफ्तार करने आ रही हो, एक बार आप विरोध करें, समझ में आता है, कस्टडी में लेने आ रही हो, तो यह समझ लीजिए कि आपकी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति क्या आस्था। अब इस घटना पे आते हैं। भाई, मैं तो आप ही के चैनल पे, रोहित जी,
2 दिन पहले था जब इनकी पार्टी से एक दूसरे प्रवक्ता बैठे थे, तो वो एक भाजपा कार्यकर्ता जो कि ड्रग के आरोप में अंदर गई तो कह रहे थे अगर आप पूरी तरीके से ठीक है तो आपको क्या बात है डरने की, आपको जांच में सहयोग करना चाहिए और भाजपा वालों को उनके पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। तो आज भाई तृणमूल वाले क्यों पक्ष में बोल रहे हैं? और अभिषेक बनर्जी जी पे आरोप पहली बार नहीं लगा है। जब कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम के अधिकारियों ने जांच की थी, याद करिए 2 साल पहले, तो कोलकाता पुलिस ने किस ढंग से हस्तक्षेप करके वहां से जबरन उनको अलग ले जाने का काम किया था, एक तरीके से पुलिस का दबाव इस्तेमाल करके। इसलिए इन चीजों के ऊपर जो भी निष्पक्ष है, अरे साहब आप तो भूल गए, हमारे जमाने में तो हमारे मुख्यमंत्रियों ने 8-8 घंटे सीबीआई के सामने बैठ के कोई असहयोग नहीं किया। मोदी जी ने 8 घंटे सीबीआई को अपना जवाब दिया और धेला भर नहीं प्रूव कर पाए कोर्ट, लेकिन धेला भर नहीं प्रूव कर पाए। अगर आप बात साफ है तो किसी बात से क्यों डरने की लेकिन जरूरत? सुधांशु जी, अब आपने खुद ही छेड़ा है तो एक बात का जवाब दे दीजिए कि जो आपकी महिला नेता पकड़ी गई ड्रग के आरोप में, आप लोग अच्छा, उसके साथ हाँ। हैं या नहीं है? पहली चीज। दूसरा, उसके वीडियो सार्वजनिक तौर पर दिख रहे हैं जहां हाँ, पुलिस हम उसे एक ले जा बात रही कह रहे है, हैं। देखिए- वो आपकी पार्टी के कई बड़े लोगों के नाम ले रही है, आप उनके भी साथ हैं या नहीं है? और उनसे खुद पूछताछ भी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही, हमारा यह मानना है कोई भी व्यक्ति यदि दोषी पाया गया, पूरी जांच होनी चाहिए, अंतिम निष्कर्ष तक जांच होनी चाहिए और इस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु जब वीडियो की बात आई है रोहित जी, तो बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अणुव्रत मंडल का भी वीडियो आया जिसमें कथित तौर पे वो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भाई अब भाजपा के लोगों को अरेस्ट करवाना है, पुलिस के द्वारा कुछ बरामद करवा के जिसमें ड्रग्स का नाम भी ले रहे हैं और मैं एसएसपी से बात करूंगा कि वो इसको सुनिश्चित करें। आप इस वीडियो पे टीएमसी क्यों सफाई नहीं दे रही? या फिर उसकी फॉरेंसिक जांच कराने के लिए भेज दे, या फिर उनसे पूछताछ करे आपने बीरभूम के जिला अध्यक्ष से। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, पुलिसिया खौफ, पुलिसिया राज जिस ढंग से बंगाल में चल रहा है, हमारे इतने कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है, चलिए मैं एक बात कह रहा हूं, कितनों को सजा करवा दी, चलिए वो ना बता पाए, कितनों को कोर्ट में चार्जशीट करवा दिया आरोपियों को, चलिए वो नहीं करे, कितनों के चार्जेस फ्रेम कर दिए, वो ना बताएं कितनों को अरेस्ट कर दिया, आप बताइए। और अभी कह देंगे वो सब तो आपस में था, अरे आपस में था तो चलो उन्हीं को आप अरेस्ट करके चार्जशीट कर देते। आगे भी लगाएंगे ही। आप तो चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी हैं, अपने नेताओं से आप नहीं पूछेंगे कि लड़की आप लोगों का नाम क्यों ले रही है? वो तृणमूल कांग्रेस का नाम ले रही होती तो समझ में आता था कि राजनीतिक साजिश है, वो तो अपनी पार्टी के नेताओं का नाम ले रही है सर, उनसे भी नहीं पूछेंगे? अच्छा चलिए रोहित जी, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही। अगर इनको लगता है कि हमारे यहां के नेता इन्वॉल्व हैं तो इतने 2 मिनट में अंदर कर दिए होते, आज 72 घंटे बाद हमारा आप यहां बहस नहीं कर रहे होते। अगर उसमें रंच मात्र भी सत्य होता तो आपको लगता है कि बंगाल की सरकार बख्शने वाली थी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस मामले की गंभीरता से, गहराई से जांच होनी चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को केस ट्रांसफर होना चाहिए अगर ईमानदारी से जांच होनी है, जिसके पास दक्षता है नारकोटिक्स के बारे में जांच करने की। अभय दुबे बोलिए। ये तो फिर से पर्दा डालने की कोशिश है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जांच दे दें। तो आपको अरे सार्वजनिक रूप से सब देश ने देखा है, पूरे देश सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पे आपको भरोसा नहीं, किससे करें? आपसे करा लें जांच। राज्य सरकार को करने दीजिए ना जांच, किस बात का डर है? उनको राज्य सरकार पे भरोसा नहीं, जैसे आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं, उनको राज्य सरकार की पुलिस पे भरोसा नहीं। फिर आपने बहुत प्रासंगिक बात की कि वो महिला खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी के खास समर्थक का नाम ले रही कि उसकी करतूत है, ये पकड़े जाएंगे सब, चिंता मत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। जो 2-3 आपने गलत तथ्य रखे उस पर मैं भी प्रकाश डाल देता हूं। मुझे ये बताइए, बड़ा आप सीना चौड़ा करके कह रहे हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बंगाल के साथ भारत का। जानते हैं जब कांग्रेस पार्टी पूरा तैयार ये प्रस्ताव कर रही थी तो सुषमा जी क्या कह रही थी सदन में कि हमारी अस्मिता को बांग्लादेश में गिरवी रखा जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं उस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का सच। 4096 किलोमीटर की लैंड हमारे साथ सीमा है बांग्लादेश की। आपने 10,000 किलोमीटर की जगह उनको दी है बांग्लादेश को, और हमारे पास 500 आई है। 111 गांव सौंप दिया आपने बांग्लादेश को, हमारे पास 50 आए हैं। और इस बात का रोना पहले रोते थे, आप सीना ठोक रहे हैं। क्या था असम एकॉर्ड जानते हैं आप? 25 मार्च 1971 के पहले जो आए हैं
वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, उसके बाद नहीं। आपने क्या कर दिया? आपने कहा है कि दिसंबर 2014 के पहले जो आए हैं उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, और वो भी लड़वा कर चुनाव में वोट ले लिए बांट कर लोगों को, उसके रूल तक फ्रेम नहीं किए। जो 1955 का कानून था जिसमें नागरिकता दी जा रही थी, जिसमें कमिटी ने यह पाया था कि गुजरात में वो पावर कलेक्टर को डेलीगेट करने के बावजूद मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते वहां नागरिकता नहीं दी गई 350 परिवारों को राजकोट में। ये फाइंडिंग्स पढ़िएगा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की। तो दोहरा चरित्र और मुखौटा लगाना बंद कीजिए आप। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, संगीत रागी उसके बाद आपके पास आना लास्ट कमेंट के लिए। सुधांशु जी फटाफट से जवाब। बस दो लाइन में जवाब देता हूं, बस दो फैक्ट। इन्होंने ये बात कही 10,000 किलोमीटर तो मान्यवर आसाम और बंगाल को मिला लिया जाए, इतनी बांग्लादेश की सीमा नहीं जितना आपने कह दिया पूरा दे दिया गया। और जिस समय लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था तो आसाम में किसकी सरकार थी? तरुण गोगोई जी सीएम थे ना, उन्होंने तो पूरा उसका समर्थन किया। हाँ, क्या बात कर रहे मान्यवर, ये 2016 से पहले इस बात के ऊपर हो गया था। अब एक और मैं आपको बात कहता हूं, जो आपने बात कही कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2003 नागरिकता पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये बताइए उसमें कौन कौन थे? हंसराज भारद्वाज जी थे, प्रणब मुखर्जी जी उसके अध्यक्ष थे, कपिल सिब्बल जी थे, लालू प्रसाद यादव जी थे। क्या लिखे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की, अरे सुनिए ना, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटी वालों को इस कैटेगरी में नागरिकता देनी है। देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, अपने टर्न पे बोलिए। और जानते हैं उन्होंने क्या लिखा? और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, उसको नहीं देनी है, उसको नहीं देनी है। ये सारे आपके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, होम मिनिस्ट्री की कमेटी पे। और हमारी तरफ से दो बार ये विषय हम लोगों की तरफ से संसद में उठाया गया। और आज आप कहते, मैं तो दर्शकों से कहूंगा जाके 2003 की होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन नेट पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे पढ़ लीजिए जाके। सब दूध का दूध, पानी का पानी। संगीत रागी लास्ट कमेंट प्लीज। अभय जी प्लीज, अभय जी प्लीज, अभय जी प्लीज। 10 सेकंड सिर्फ, मैं एक संशोधन है सर, 40 सेकंड बचे ही और 500 एकड़ है जमीन। हाँ ठीक, आपने वो संशोधन बता दिया था। बोलिए संगीत रागी लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए रोहित जी, बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए है नहीं। कांग्रेस जहां भी चौथे पायदान या तीसरे पायदान पे पहुंच जा चुकी है, वहां से कभी भी वो दूसरे और पहले पायदान तक नहीं आई है। ये पूरे देश के जो विधानसभाओं के इतिहास है उसका मैं उपसंहार और निचोड़ बोल रहा हूं। इसलिए बंगाल में अपेक्षा करना, इसलिए ये अपेक्षा करना कि कांग्रेस पार्टी वहां पर कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, मुझे नहीं लगता है। जो चुनाव है वो मूलतः तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखना यह है कि कांग्रेस का जो छोटा भुजा जो इकाई आंकड़ा है उसका वोट बैंक किस तरह शिफ्ट करता है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि उसका जो वोट बैंक जो था वो नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, का सुपड़ा साफ और वेस्ट बंगाल आपको बंगाल के चुनाव में है ही नहीं, इसलिए यही कारण है कि आपकी कांग्रेस के वेस्ट बंगाल इकाई ने राहुल गांधी को वहां पर चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं अभी तक कहा है, क्योंकि उनको पता है कि वहां हारने हैं और युवराज को किसी भी तरीके से। चलिए सर, समय समाप्त हो गया कि देखिए, लेकिन अब क्योंकि बंगाल का चुनाव है और लगातार वहां प्रचार होगा तो बंगाल की राजनीतिक गर्मी बढ़ेगी। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो सवाल हमने आज आपसे पूछा, दर्शकों ने जवाब क्या दिया बताएंगे आप देखिए आज तक। तो आज हमने आपसे दंगल में सवाल पूछा था, क्या बंगाल में लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का जादू चल पाएगा? आपके जो जवाब हमें मिले 85% लोगों को लगता है हाँ चल पाएगा, जबकि 15% को ऐसा नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।